गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं महान पाश्चात्य विचारक जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक के अंतर्गत हमने उनके जीवन परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं, उनकी अध्ययन पद्धति, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एवं उसके संपत्ति विषयक विचारों का अध्ययन अब तक हम कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कि जॉन लॉक को क्रांति का दार्शनिक क्यों कहा जाता है, यानी जॉन लॉक क्रांति के दार्शनिक के रूप में। लॉक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट के द्वितीय निबंध में क्रांति पर अपने विचार प्रकट किए हैं। लॉक सरकार को जनता के अधीन रखता है। लॉक का मानना है कि राज्य का निर्माण सर्वसहमति से जन कल्याण के लिए समुदाय द्वारा एक समझौते के तहत हुआ है। इस प्रक्रिया में नियंत्रण की शक्ति लोगों के पास ही रहती है। लोक किसी ऐसे सार्वभौम संप्रभु का विचार नहीं करता जिसके कानून बनाने के अधिकार पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सके। यदि सरकार अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन करती है तो जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। जनता को यह निर्णय करने का अधिकार है कि सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है या नहीं। यदि नहीं तो जनता ऐसी अयोग्य तथा दुराचारी सरकार को पद से हटा सकती है। एक ऐसा शासक जो निरंकुश है, जनता के युद्ध की ज्वाला में झोंकता है, तो जनता को विद्रोह करने का पूरा अधिकार है। जनता संप्रभु को सारे अधिकार उनकी सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने के लिए देती है। यदि इन अधिकारों की सुरक्षा में कोई खामी पैदा हो जाए तो जनता को विद्रोह का पूरा अधिकार है। लोक की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, अतः जनता को अन्याय का विरोध करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। लोक का प्रमुख उद्देश्य निरंकुश शासन के विरुद्ध संवैधानिक अथवा सीमित सरकार का समर्थन करना है। सरकार के भंग होने के बारे में लोक कहता है कि सरकार तब भंग हो जाती है जब कानून निर्माण की शक्ति उस संस्था से हट जाती है जिसको जनता ने यह दी थी। यह तब जबकि कार्यपालिका या व्यवस्थापिका उसका प्रयोग ट्रस्ट की शर्तों के विपरीत करते हैं। शासन या सरकार के विरुद्ध विद्रोह के लोक ने सर्वप्रथम उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जब जनता विद्रोह करना अपना पवित्र कर्तव्य समझती है। लोक निम्न परिस्थितियों में जनता को विरोध का अधिकार देता है। ये परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? पहली है, यदि शासन जनता की सहमति पर आधारित न हो, यदि वह जनता का विश्वास खो दे, यदि वह ट्रस्ट विरोधी आचरण करे, यदि वे जनता के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करे, यदि वह जनता की सहमति के बिना चुनाव संबंधी कानूनों में परिवर्तन करे, और यदि वह देश के नागरिकों को विदेशी शासकों का गुलाम बनाने का प्रयास करे। विद्रोह का अधिकार किससे? विद्रोह के अधिकार के बारे में एक प्रश्न उभरता है कि विद्रोह का अधिकार किससे है? ये जनता को है या बहुमत को है, अल्पमत को है या फिर एक व्यक्ति को? लोक विद्रोह का अधिकार जनता या बहुसंख्यक को देता है। लोक ने स्वयं कहा है कि अल्पसंख्यकों द्वारा विद्रोह करना व्यर्थ है। लोक एक गंभीर विचारक था। उसने जनता में निहित क्रांति का अधिकार का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही करने का सुझाव दिया। क्रांति तभी करनी चाहिए जब शासक जनता के हितों की रक्षा करने में सक्षम न हो। क्रांति को सफल बनाने के लिए इसमें बहुमत का भाग लेना आवश्यक है। आलोचनाएं। लोक की क्रांति संबंधी जो सिद्धांत है उनकी निम्न आधारों पर आलोचना हुई है। पहला आधार है जो लोक का सिद्धांत है क्रांति संबंधी, वह तर्कहीन व अव्यवहारिक है। दूसरी आलोचना कि यह हिंसा का समर्थक है। तीसरा, क्रांति का बहुमत द्वारा समर्थित होने पर ही वैधता प्राप्त होती है, अतः ये जो सिद्धांत है
पक्षपातपूर्ण रवैया रखता है। चौथी आलोचना कि लोक ने क्रांति की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया है। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि लोक का क्रांति का सिद्धांत और राजनीति दर्शन के इतिहास में उसकी अमूल्य देन है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम एवं फ्रांस की क्रांति पर लोक का महान प्रभाव पड़ा। लोक एक प्रगतिशील विचारक है। उसका प्रमुख ध्येय इस सिद्धांत की स्थापना करके रक्तहीन क्रांति का औचित्य सिद्ध करना था। तो आज हमने लोक के क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।